नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम संजय पाठक और मैं आपको साइंस लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं टच होता है, मायने रखता है। अपने आसपास ही बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको हम साइंस में पढ़ते हैं, इसलिए साइंस थोड़ी सी इजी हो जाती है। लेकिन हम जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमको लगता है कि साइंस बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उसको एक सिस्टम से पढ़ेंगे। दो चीज़ें होती हैं, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट जो अपनी साइंस है, पूरी की पूरी साइंस इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है। कॉज माने कारण क्या है, अभी सन राइज हो रहा है, सूरज निकल रहा है तो क्यों निकल रहा है, और उसके इफेक्ट क्या है, निकल रहा है तो उससे इफेक्ट क्या मिलेंगे। ठीक है, हम जमीन पे खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, हम जमीन पे से गिर क्यों नहीं रहे, या हम आसमान में क्यों नहीं उड़ रहे, ये क्या हो गया, कॉज हो गया। कारण क्या है इस चीज़ का, और इफेक्ट क्या है जो उसका हमको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, देखो बच्चों, मैं 4 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, ऑनलाइन में आज पहली बार आया हूँ और मेरा एक भी स्टूडेंट आज तक फेल नहीं हुआ है। मेरे सभी स्टूडेंट अच्छा स्कोर करते हैं। मैं आपको 9th और 10th में साइंस लूँगा और 11th और 12th में फिजिक्स। जो 11th की फिजिक्स है बेटा, जो 11th की फिजिक्स होती है उसकी शुरुआत होती है 9th से। 11th की शुरुआत होती है 9th से। तो जो बच्चे 11th में भी नए नए आए हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो 9th की भी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि 9th का ही एक्सटेंशन 11th में होता है। जैसे 9th में ग्रेविटेशन चैप्टर होता है, वो 11th में भी होता है। शुरुआत 9th से होती है, 11th थोड़ा का एक्सटेंशन हो जाता है। तो जब 9th का हम ग्रेविटेशन हमको ध्यान में नहीं रहता है, जब हम 11th में पहुँचते हैं तो बीच में एक 10th आ जाती है। 10th का सिलेबस पैटर्न अलग है, और जो 12th है वो 10th से रिलेट करती है। तो जो ग्रेविटेशन चैप्टर है या और भी चैप्टर है, मोशन है या फोर्स है, जो भी है वो 9th के चैप्टर वो पूरे के पूरे 11th में और एक्सटेंडेड फॉर्म में है। तो जब जो भी स्टूडेंट 11th के हैं उनको 9th के भी ये वीडियोस देखने चाहिए, क्योंकि मैं 9th में जब इनकी क्लासेस लूँगा तो थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड बढ़ा के लूँगा, ताकि 9th वाले स्टूडेंट जब 11th में जाएँ तो रिकॉल कर सकें कि हमने ये क्लास 9th में भी पढ़ रखी है। ऐसी जो 12th है उसका जो 10th है उसका एक्सटेंशन 12th में होता है। अभी 10th के अंदर जो भी चैप्टर आएंगे उनको हम 12th में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको जो हमारी जो फिजिक्स है, यूनिवर्स के अंदर जितनी भी साइंस है फिजिक्स से रिलेटेड, वो इन 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है, और ये चारों चीज़ें हमको नेचर में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। देखो बेटा, साइंस जो है कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, इनको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, लैंग्वेजेज हैं, भाषाएं हैं। तो भाषा को बोलकर, देखकर, सुनकर सीखा जा सकता है। लेकिन साइंस क्या है, एक प्रोसीजर है, और डिपेंड किस पर करता है तो मैंने बताया था आपको, कॉज एंड इफेक्ट। साइंस के फील्ड में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, सभी जानते हैं उनको, वेल नोन, न्यूटन सर। तो न्यूटन सर ने कॉज एंड इफेक्ट को लेकर ही इतनी बड़ी साइंस की हमारे सामने स्ट्रीम रखी, और बहुत ही सिंपल साइंस होती है। बस हमको समझना है, आप क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी डेवलप करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके इफेक्ट क्या हैं, तो वहीं आप साइंस सीखना शुरू कर दोगे। नेचर के अंदर ये 4 फोर्सेस हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। ग्रेविटी माने ग्रेविटेशन फोर्सेस, जिसकी वजह से हम अर्थ पर स्टेबल हैं, ये क्या है ये हम जानेंगे वीडियोस में आगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माने अगर कहीं पर किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा, या इसका रिवर्स भी, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या मिलेगा हमको इलेक्ट्रोमैग्नेट से, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, ETC। माने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक संबंधित सारी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से आ गई, और ये हमको नेचर में फ्री कॉस्ट मिला हुआ है। इसको किसी ने डेवलप नहीं किया, ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक माने नेचर में पहले से ही एग्जिस्ट है। कब से एग्जिस्ट है, जब से सृष्टि की रचना हुई, कोई फिक्स टाइम पीरियड इसका नहीं है।
तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। हम थोड़ा जानेंगे आगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। ये न्यूक्लियस होता है अंदर, इसके बाहर जो है सेल होती हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में जो फोर्स है वो क्या है, न्यूक्लियर फोर्सेस। कौन सा, वीक वाला, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाया जा सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे तो अंदर वाला न्यूक्लियस है, इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये दो पार्टिकल मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं और ये हमारा कहलाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, जिस फोर्सेज ये आपस में बॉन्डेड हैं। यही दोनों टॉपिक हमारे 12th के हैं। 11th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, 12th में भी है। जितनी भी साइंस है वो इन चारों टॉपिकों पर डिपेंड करती है। तो ये हमारे समझ में आ गया होगा कि साइंस की ओरिजिन कहाँ से हुई, साइंस शुरू कहाँ से हुई। दूसरा, अभी हम जिसको फिजिक्स बोलते हैं, थोड़ा सुनने में भी कठिन सा लगता है, अटपटा लगता है, लेकिन फिजिक्स एक्चुअली है क्या। फिजिक्स है बेटा नेचुरल साइंस। प्रकृति के अंदर जो घटनाएं घटती हैं उनको हम फिजिक्स बोल देते हैं। पहले इसका नाम नेचुरल साइंस ही था इनिशियली, बाद में इसको चेंज करके फिजिक्स कर दिया। हिंदी में उसको भौतिक बोलते हैं। और भौतिक जो शब्द है थोड़ा आध्यात्मिक सा लगता है, भौतिक दुनिया, भौतिक संसार, माने जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको हम भौतिक बोल देते हैं। तो फिजिक्स के अंदर कोई भी बात हवाई में नहीं होगी। जो भी घटनाएं होंगी, जो भी फिनोमेना होंगे, जो भी फॉर्मूले होंगे, वो सभी हमारे आसपास की घटनाओं के ही होंगे। या तो हमें वो डायरेक्ट दिखाई दे रहे होंगे या फिर हमको उनके इफेक्ट दिखाई दे रहे होंगे। ये दोनों में से कोई एक चीज़ हमको जरूर दिखाई देगी। इसलिए साइंस को समझना बहुत आसान है, क्योंकि हम इसको डेली लाइफ में यूज करते हैं। अभी मैं आपको सबसे पहले टॉपिक ग्रेविटी की बात करूं तो यहाँ से ही आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। देखो ग्रेविटी में होता क्या है, बहुत सिंपल भाषा में बताऊंगा आपको मैं। तो एक न्यूटन साहब थे, वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अब पता नहीं क्यों बैठे हुए थे। तो वहाँ पर एक एप्पल ऊपर से गिरा। एप्पल तो उससे पहले भी गिरते थे, एप्पल उसके बाद भी गिरे, लेकिन उसी समय उन्होंने सोचा कि ये नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो फिर उन्होंने सोचा कि कोई चीज़ है जो इसको खींच रही है, वहाँ से ग्रेविटी निकल के आई। मोटी मोटी बातों बताऊँ, डिटेल में हम सब्जेक्ट में पढ़ेंगे क्लास में जाके। अभी ग्रेविटी का जो फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, F = G m1m2/r²। आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत कतई नहीं पड़ेगी। ये फॉर्मूला अपने आप आपके मुंह से निकल के आएगा जब आपको ये बताया जाएगा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं। अब ऑब्जेक्ट हैं तो उनके मास भी होंगे, एक का मास m1 m1 मान लिया, दूसरे का m2 मान लिया। उनके कुछ बीच की दूरी भी रही होगी, उसको हमने r मान लिया। बस वही ये चीज़ है कि इनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, इन दोनों मास के मल्टीप्लाई और बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो हमारा ग्रेविटेशन हो गया। लेकिन इसका एक्सटेंशन फिर कहाँ कहाँ हुआ वो हम देखेंगे। ये ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, ऐसा ही मिलता जुलता फॉर्मूला क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर F = K Q1 Q2/r²। बिल्कुल मिलता जुलता फॉर्मूला है। ये कूलाम का लॉ हो गया, ये छोटे छोटे पार्टिकल पर काम करेगा। समझ रहे हो कितना सरल है। इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला V = μ0/4π I dl sin θ/r²। ये भी मिलता जुलता फॉर्मूला है। ये हमारा मैग्नेट में काम आएगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक में काम आएगा, ये हमारा मैकेनिकल में काम आएगा। तीनों में ग्रेविटी का रोल है। अब आप समझ रहे हो कि फंडामेंटल फोर्सेस 4 हैं, उसमें से एक फोर्स हमारा इन 3 चीज़ों को कवर कर रहा है, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक। बहुत ही सरल है। दूसरा, अगर हम 10th की फिजिक्स की बात करें तो उसका एक्सटेंशन 12th में मैंने बताया, और 12th की फिजिक्स भी बहुत मोटी मोटी बातों पर डिपेंड करती है। उसके शुरुआत के जो चैप्टर हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं उनको। इलेक्ट्रोस्टैटिक माने जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टैटिक है, रुका हुआ है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माने जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने शुरू कर दिया उसने। और तीसरा जो आता है एक्सेलरेशन मोशन। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेटिंग मोशन। अब इलेक्ट्रॉन 3 तरह की गति कर सकता है, एक तो रुका हुआ है, एक कंटिन्यूसली मोशन कर रहा है, और एक एक्सेलरेटरी मोशन कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड चेंज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इन तीनों बिहेवियर का ही हम अध्ययन करते हैं किसमें, क्लास 12th में। इसके अलावा ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, बस इतनी सी हमारी 12th की फिजिक्स है, जो कि छात्रों का सिरदर्द बनी हुई है। थोड़ा कठिन लगता है,
अगर हम 12th की फिजिक्स पर जाने से पहले 10th की फिजिक्स एक बार देख लें तो मैं निश्चित ही बोल रहा हूँ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा कि मैं कर जाऊँगा, क्योंकि शुरुआत 10th से होती है और वो धीरे धीरे 12th तक जाती है। मैं आपको NCERT का पूरा सिलेबस दूंगा। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन NCERT से पूछे जाते हैं वो भी आपको मिलेंगे। अभी रिसेंटली NCERT ने पैटर्न चेंज किया है, उन्होंने फर्स्ट टर्म 1 में MCQs डाले हैं। तो सबसे पहले मैं MCQs जो आपके दिसंबर में होने वाला है टर्म 1, उसकी तैयारी आपको कराऊंगा। पहले हम डिटेल थ्योरी पढ़ेंगे चैप्टर की, उसके बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा इन द फॉर्म ऑफ MCQs। रिटन नोट्स भी होंगे और MCQs की फॉर्म में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। उससे क्या होगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, जितने भी MCQs मैं यहाँ कराऊंगा एग्जाम में MCQs उनसे बाहर नहीं जाएंगे। और क्लास 9th के स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जब आप ये वीडियो देखें मेरी, तो पेन कॉपी साथ में लेके बैठें, 9, 10th, 11, 12 जो भी हो। दूसरा, अभी जो 10th के बाद जब बच्चा 11th में पहुंचता है तो सिलेबस में बहुत एक्सपेंशन होता है। 10th में केवल एक बुक रहती है, यहाँ पर 2 बुक फिजिक्स के लिए और 2 बुक केमिस्ट्री के लिए, इतना रहता है NCERT में। तो एकदम जस्ट डबल ट्रिपल सिलेबस हो जाता है। तो बच्चे क्या है, घबराना शुरू कर देते हैं, सवाल कर नहीं पाते, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है और सोचते हैं क्या करें, क्या छोड़ें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। तो इन सब का बस एक ही सोल्यूशन है बेटा, कि अगर आपको 11th समझ में नहीं आ रही है तो आप एक बार 9th को देखो, क्योंकि 9th और 11th के बीच में 10th आ गई है। इसमें आपकी कोई, आपके अंदर ऐसा नहीं है कि आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं है, बस बीच में 1 साल का गैप आ गया है और वो गैप की वजह से आप थोड़ा सा चीज़ों को भूल गए हैं। तो 11th से पहले आप एक बार अगर 9th को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको 11th में समझ में आएगी। और 9th के ही सेम चैप्टर 11th में एक्सटेंड होके आते हैं। तो बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहूँगा, 11th वाले जो बच्चे हैं वो 11th का तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में 9th की वीडियो देखेंगे। उधर आप प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर जल्दी जल्दी भी देख सकते हैं, क्योंकि साइड में कॉर्नर में 3 डॉट होते हैं, वो 3 डॉट पर टच करेंगे तो उसमें स्पीड का ऑप्शन आता है। तो प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर आप देख लो, लेकिन देखो जरूर। उससे क्या होगा, आपका एक बार को रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन बहुत ज़रूरी है बेटा। साइंस अगर सीखना है हमको, साइंस बेसिक या बोलते हैं फंडामेंटल, ये हमारे मजबूत होने चाहिए थोड़े से, और ये हमारे मजबूत होते हैं 9th में और 10th में। चाहे आप किसी भी क्लास की साइंस पढ़ रहे हो, आपको 9th और 10th की साइंस आनी ही चाहिए। आपने 11th में PCM लिया है या PCB लिया है, जो भी लिया है, आपका फिजिक्स से सब्जेक्ट है या केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो आपको 9th की जाना चाहिए। और आप 12th में आ गए तो 10th की। इतना आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि बीच में गैप आता है ना, 1 ईयर का, तो बहुत लंबा गैप हो जाता है वो। तो उसमें क्या है, हम थोड़ा सा मिस कर जाते हैं पॉइंट्स को। तो बेटा मैं आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि आप रेगुलर रहेंगे, और आपके जो कमेंट हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, आप किस तरह की डिमांड रखना चाहते हैं, आप क्या क्या पढ़ना चाहते हैं। वैसे मुझे पता है कि अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है उससे बच्चे बहुत परेशान हैं, लेकिन बेटा आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर हैं। क्योंकि जो टीचर होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है बच्चे को बनाने के लिए। जितने माता पिता का रोल होता है उतना ही टीचर का होता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको अच्छे से गाइड करें, हम आपको अच्छे से बताएं। तो आप इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करें कि सिलेबस चेंज हो गया है या पैटर्न चेंज हो गया तो कैसे होगा, उसके लिए हम यहाँ पर हैं। बस आप रेगुलर रहिए, मेंटेन करिए और अपना फीडबैक दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको किस तरह से मुझे डील करना है, किस तरह की क्लासेस आपको पसंद आएंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।